हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपने पहले के लेक्चर सारे फॉलो किए होंगे और उसके नोट्स अच्छे से बना लिए होंगे। जो भी होमवर्क वगैरह था वो आपने कर लिया होगा। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स के कुछ प्रॉब्लम्स हमने किए थे पिछले के लेक्चर्स में। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और उससे पहले मैंने यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम लिस्ट किए हुए हैं, तो आप वीडियो पॉज करो और इनको नोट करो। ये खुद ट्राई करना, ठीक है। मैंने इसको सॉल्व नहीं किया हुआ है, तो ये आपको स्वयं करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, पहले के 4 पार्ट हैं और दूसरे के 3 पार्ट हैं। ये आप नोट कर लो और फिर आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को और आगे कंटिन्यू किया जाए। तो अगला पॉइंट जो हमें सीखना है वो है फैक्टर थ्योरम। अब ये फैक्टर थ्योरम क्या है? देखो, फैक्टर थ्योरम हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे अगर बोला जाए कि x² - 5x + 6 करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ना। अब इसमें अगर मैं x = 2 पुट करूँ, चलो मान लेते हैं कि ये पॉलिनॉमियल का नाम px है, तो x की जगह पे 2 रखने पे पॉलिनॉमियल का जो वैल्यू है वो 0 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि x - 2 वो एक फैक्टर हो गया इसका, जो px पॉलिनॉमियल हमने लिखा है। सही है ना। तो ऐसा ही कुछ डिटर्मिनेंट में भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको फैक्टर थ्योरम से अप्रोच करना थोड़ा हमारे लिए ज़्यादा आसान रहता है ना। तो क्या लिख रखा है हमने, स्टेटमेंट पढ़ो। अगर कोई एक डिटर्मिनेंट है जिसमें x के कुछ फंक्शंस हैं, है ना। अब मान लो हमने x की जगह पे a सब्स्टिट्यूट किया और डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो 0 हो गया। अब 0 कैसे हो जाएगा? तो कोई 2 रो या कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो जाए या फिर प्रोपोर्शनल हो जाए। अगर ऐसा है तो x - a जो होगा वो कुछ डिटर्मिनेंट d का एक फैक्टर कहलाएगा। सही है। जैसे अभी ये एग्जांपल से और बेहतर समझ आएगा आपको। ये देखो, पहला एग्जांपल क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, इसका पहला रो देख लो, दूसरा रो, तीसरा रो। मुझे ये प्रूव करना है इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैंने x का वैल्यू a सब्स्टिट्यूट किया तो डिटर्मिनेंट जो है वो क्या बन गया? d बन गया a m m m b a b। पहला और दूसरा रो जो है प्रोपोर्शनल हो गया, तो आंसर इसका 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि x - a जो है इसका एक फैक्टर हो गया। सही है। अगर हम x की जगह पे b पुट कर लेते तब ये डिटर्मिनेंट ऐसा बनता है a b, सेकेंड रो m m m और थर्ड रो हो जाता तीनों एलिमेंट b के बराबर। सही है। अब इसमें सेकेंड और थर्ड रो प्रोपोर्शनल हो गया, तो इसका आंसर भी 0 होगा। इसका मतलब कि x - b अब इस डिटर्मिनेंट का एक फैक्टर कहलाया। ये भी ठीक बात है। तो अब ये जो डिटर्मिनेंट लिखा है हमने, यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखा है हमने a x m m m b x b। सही है। अब इसका फैक्टर एक तो हो गया x - a, दूसरा हो गया x - b। एक बार देखो, x के टर्म यहाँ पर कितने जगह इन्वॉल्व हैं? 2 जगह। अगर हम इसको पहले रो से एक्सपेंड करें तो यहाँ पे x के साथ हम mx - mb लिखेंगे और mx - mb में x मल्टीप्लाई होकर वो x का पावर 2 बनेगा। मतलब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जैसा बनेगा। ये जो दोनों फैक्टर लीनियर को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्वाड्रेटिक बनेगा। लेकिन यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना आएगा? 1 आएगा। इधर डिटर्मिनेंट में x² का कोफिशिएंट क्या आएगा वो मुझे पता नहीं है जब तक इसको सॉल्व नहीं करें। तो चलो हम मान लेते हैं कि ये जो कोफिशिएंट है यहाँ पे k हो गया। सही है। अब ये k का वैल्यू मुझे और डिटरमाइन करना है कि ये k का वैल्यू कैसे डिटरमाइन किया जाए। ठीक है। तो अब इसको ऐसे समझो कि k का वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए, जैसे देखो यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। जैसे x² या चलो मान लिया 2x² - 10x + 12, ये एक पॉलिनॉमियल लिखा है। अब अगर तुम देखो तो x - 2 भी इसका एक फैक्टर है, x - 3 भी इसका फैक्टर है। ठीक है। तो ये दोनों पॉलिनॉमियल लीनियर पॉलिनॉमियल मल्टीप्लाई होके इस क्वाड्रेटिक के बराबर आने चाहिए। लेकिन यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? 2 लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पे k रख के सॉल्व करूँ तो फिर ये k पता करने के लिए मुझे यहाँ पे x का कोई भी एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ। तो आंसर जो है वो k का वैल्यू मिल जाएगा। अब ये x का कौन सा वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, ये तो कम्प्लीटली हमारी चॉइस है। ठीक है। हाँ, ऐसा वैल्यू होना चाहिए जिससे दोनों तरफ नॉन जीरो वैल्यू आए। जैसे अगर मैंने k का वैल्यू 2 पुट किया तो इधर भी 0 आ जाएगा, 0 = k × 0। तो यहाँ पे तो k हम लोग बता ही नहीं कर पाएंगे। तो
तो x का वैल्यू 2 और 3 के अलावा जो मर्जी रख लो। अब जो मर्जी बोलने का मतलब ये थोड़ी है कि x का वैल्यू अगर हम मान लो इसमें √2 रख के सॉल्व करने लगे, या x का वैल्यू मैं 100 रख के सॉल्व करने लगूँ, ठीक है। होने को तो प्रैक्टिकली यहाँ से भी टेक्निकली हो जाएगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि x का ऐसा सिंपल सा वैल्यू रखना चाहिए जैसे कैलकुलेशन ईजी हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू मान लो 0 रख लेता हूँ, ठीक है ना। मान लो कि x बराबर अगर मैं 0 रख लूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में 12 मिलेगा, राइट हैंड साइड में 6 × k मिलेगा। तो यहाँ से तुरंत k का वैल्यू मुझे 2 दिख गया। तो यही वाला काम यहाँ ऊपर डिटर्मिनेंट के केस में भी करना है, ठीक है। कोफिशिएंट हमने k माना था, तो अब यहाँ पर हम x की कोई वैल्यू के बारे में सोचेंगे कि x का वैल्यू क्या रखा जाए, ठीक है। तो अब ये कोई वही आसान सी वैल्यू रखनी है और a b नहीं रखना है, क्योंकि a रखेंगे तो भी 0 आ जाएगा, b रखेंगे तो भी 0 आ जाएगा। तो चलो मैं x बराबर 0 पुट कर लेता हूँ। अब x बराबर 0 पे इधर a 0 m b 0 b ये बन गया, और राइट हैंड साइड में k टाइम्स a b आ गया, सही है। अब इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो, तो a × m b माइनस 0 माइनस a × m b माइनस m b, ठीक है, प्लस 0 × समथिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, इधर a × b × k। तो ये भी 0 है। यहाँ से देखो a × m × b बराबर a × b × k, तो k का वैल्यू इधर से क्या आ गया m। तो बस यही हमें प्रूफ करना था, k का वैल्यू m पुट करो तो ये अपने आप जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, सही है। आ जाओ दूसरा एग्जांपल एक और देख लेते हैं फैक्टर थ्योरम पे। ये सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें x है, y है, z है, a है, b है और c है। क्या प्रूफ करना है वो देख लो। तो ये प्रूफ वाला जो स्टेटमेंट राइट हैंड साइड वाला जो लिखा है, इसको देख के एक तुम्हें हिंट ये लग जाना चाहिए, जैसे x माइनस वाई प्रूफ करना है मुझे, x माइनस वाई का एक फैक्टर आना चाहिए। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं x की जगह पे अगर हम y रखें तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या ऐसा हो रहा है, देखो जरा, पुट x बराबर y। देखो x बराबर अगर y रख दिया जाए तो यहाँ पे बन जाएगा y और यहाँ भी बन जाएगा y, और ऐसा करने से पहला और दूसरा कॉलम जो है वो आइडेंटिकल बन जाएंगे, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू बोल दूँ डेल्टा, तो डेल्टा बराबर क्या आ गया 0। इसका मतलब कि x माइनस वाई इज अ फैक्टर, x माइनस वाई एक फैक्टर है, सही है। अब देखो यहाँ से हिंट देखो, y माइनस जेड का एक फैक्टर है, इसका मतलब कि y का वैल्यू z रख के भी यही काम होना चाहिए। तो अगर हम y बराबर z रखें तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू देखो y और z रखोगे तो ये दूसरा और तीसरा जो है रो वो आइडेंटिकल बन जाएगा, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू फिर भी 0 हो जाएगा, और इसका मतलब कि y माइनस जेड जो है वो भी एक फैक्टर हो गया। सिमिलरली ये तुम देखना खुद ही, सिमिलरली पुटिंग x इज इक्वल टू जेड, यहाँ से भी डेल्टा 0 बन जाएगा, तो x माइनस जेड इज ऑल्सो अ फैक्टर, ठीक है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a आर फैक्टर्स, ठीक है। a की जगह पे b, b की जगह पे c और c की जगह पे a, ये तीनों चीज़ें रख के देखना, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया। तो इसका मतलब तो ये है कि ये जो डिटर्मिनेंट हमने डेल्टा लिख रखा है उसका वैल्यू ये सारे फैक्टर को मल्टीप्लाई करके x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये रहना चाहिए, ठीक है। अब ये कांस्टेंट यहाँ पर क्या आएगा, ये कांस्टेंट मुझे पता नहीं है, तो इसको मैंने बोल दिया के। ये सारे फैक्टर तो हमने प्रूफ कर ही लिए, ये फैक्टर, इनके अलावा कोई फैक्टर है नहीं राइट हैंड साइड में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस ये कांस्टेंट मुझे देखना है। अब ये के का वैल्यू देखने के लिए मुझे ये सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब फिर अगेन वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए यहाँ पे 6 चीज़ें हैं, x है, y है, z है, a है, b है और c है, तो इन सब का वैल्यू डालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये वैल्यू डालने से पहले ये तुम्हें सोच लेना है कि कोई ऐसा वैल्यू नहीं पुट करना है जिससे टर्म 0 बन जाए, क्योंकि 0 बन गया तो फिर के पता नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ कि वैल्यू बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होना चाहिए, मतलब आसान सी वैल्यू जिसका कैलकुलेशन तुम्हारे लिए क्या हो, आसान हो, ईजी हो, ठीक है। तो जैसे x और a दोनों का वैल्यू -1 पुट कर लेते हैं। अब इजी वैल्यूज यही होती है 0, 1, -1, 2, यही सब, तो इनमें से ही कुछ देख लेते हैं, ठीक है।
y और b दोनों का वैल्यू 0 रख लेते हैं, z और c ये दोनों का वैल्यू 1 रख लेते हैं। ये वैल्यू जैसा मैंने उठाया है, तुम कोई और डिफरेंट वैल्यू भी ले सकते हो, लेकिन ये सबसे सिंपल है। इससे हमारा ये जो राइट हैंड साइड है RHS ये 0 नहीं बनेगा। क्या बनेगा देखो भैया, क्या बनेगा, k टाइम्स x तो 1 है, y 0 है, x सॉरी -1 है, तो ये -1 हो गया, z 1 है और y 0 है, तो ये भी -1 हो गया, z है 1, x है -1, तो यहाँ 2 आ जाएगा, a माइनस बी कितना हो जाएगा -1, b माइनस सी हो जाएगा -1 और c माइनस a विल बी 2। 1 2 3 4 माइनस के टर्म है वो प्लस हो गया, 2 × 2 4, तो ये अल्टीमेटली 4k बना, डेल्टा बराबर 4k। और ये डेल्टा जो डिटर्मिनेंट है वो भी तो चेंज होगा, वो कैसे चेंज होगा, तो वो हो जाएगा देखना, ये 0 1 4 1 0 1 एंड 4 1 0, ये कहाँ से भाई, ये जो डिटर्मिनेंट था ये वाला, इसमें भी तो x y z और a b c का वैल्यू डालना पड़ेगा, तो वो पुट किया हमने। अब जैसे ही इसको मैंने एक्सपेंड किया यहाँ से, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा 8 बराबर 4k और k का वैल्यू यहाँ से आ गया 2, k का वैल्यू 2 आ गया। तो यही वाला वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ कहाँ पे, इधर, तो बस यही प्रूफ करना था। देख लो क्या प्रूफ करना था, ट्वाइस ऑफ ये चीज़, सही है। तो ये हो गया हमारा फैक्टर थ्योरम, सही है। आई होप समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा तो फिर से दोबारा रिवाइंड करके देखो, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रहे, हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पहले कर चुके हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमने बोला था कि हर 2 तरीके के मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ऐसे ही मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है जिसमें पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के बराबर रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा कुछ नहीं है। डिटर्मिनेंट कोई भी किसी भी ऑर्डर का लिखा हो, वो तो तुम्हें पता ही कि डिटर्मिनेंट स्क्वायर होते हैं ना, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है। तो अभी जैसे मान लो कि ऐसा डिटर्मिनेंट लिखा है 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई 1 2, कुछ भी मान लो 0 0 5 1 1 2, ठीक है। अब ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, ये 3 ऑर्डर का है, तो क्या इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। ये तो वैल्यू होता है, कोई अरेंजमेंट तो होता नहीं है, ये वैल्यू है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 माइनस 6 इसका वैल्यू आ गया, मल्टीप्लाई बाई, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। चलो यहाँ से एक्सपेंड किया, साइन स्कीम चलता माइनस प्लस माइनस करके, तो -5 लिखा हमने, इसको ब्लॉक किया तो 2 माइनस 3 आंसर -1, तो ये हो गया -2 इंटू 5, आंसर हो गया -10, ठीक है। तो अगर ऑर्डर सेम नहीं भी है डिटर्मिनेंट का तो मल्टीप्लाई तो ऐसे हो ही जाएगा, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो। लेकिन अगर ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन का एक डायरेक्ट मेथड भी है, वो हमें इस वाले टॉपिक में समझना है, ठीक है। तो आज देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। अभी मैंने एग्जांपल सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का लिया है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एग्जांपल है मेरे पास। तो सेकंड ऑर्डर का पहला डिटर्मिनेंट a1 b1 a2 b2 लिखा हुआ है और दूसरा l1 m1 l2 m2 लिखा है, ठीक है। अभी अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं तो रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता था मैट्रिक्स का, तो वैसे ही रो बाई कॉलम हम डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। अगर मैंने पहला रो पहला कॉलम लिया, मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ लिख दिया, देखो a1 l1 प्लस b1 l2, सही है। ऐसे ही पहला रो और दूसरा कॉलम लेके हम लोग, पहला रो दूसरा कॉलम लेके ये वाला एलिमेंट लिख देंगे a1 m1 प्लस b1 m2, ठीक है। तो जैसे मतलब सिमिलर फैशन, बिल्कुल जैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन था रो बाई कॉलम, इन सिमिलर फैशन वी कैन मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट्स ऑल्सो। डिटर्मिनेंट का भी गुणा वैसे ही किया जा सकता है जैसे मैट्रिक्स का हुआ था, ठीक है। तो बाकी ये देख लो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लिया तो ये वाला एलिमेंट मिल गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लिया तो ये वाला एलिमेंट मिल गया। लेकिन मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ रो बाई कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिटर्मिनेंट में रो बाई रो मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा। क्या मतलब कि पहले मैट्रिक्स पहले डिटर्मिनेंट का रो उठाओ और दूसरे डिटर्मिनेंट का भी रो, दोनों का रो सेलेक्ट करें तो वैसे भी मल्टीप्लिकेशन इसका पॉसिबल है, ठीक है। कैसे देखो, अगर हमने पहला रो लिया ऐसे, ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे a1 l1
प्लस B1 M2। उसके बाद में मुझे रो वाइज ही सेलेक्ट करना है, तो अब मैं पहला रो और उसके बाद दूसरा रो सेलेक्ट करूँगा। तो वहाँ से क्या मिलेगा, A1 L2 प्लस B1 M2। ठीक है, ऐसे ही अब दूसरा रो और यहाँ से पहला रो सेलेक्ट करो, तो A2 L1 प्लस B2 M1। ठीक है, उसके बाद सेकंड और सेकंड रो सेलेक्ट करो, तो फाइनली वी विल गेट A2 L2 प्लस B2 M2। अब ये दिखने में दोनों डिटर्मिनेंट बिल्कुल अलग से हैं, लेकिन वैल्यू दोनों का जो है वो सेम है। ठीक है, तुम कोई एग्जाम्पल देख सकते हो 2x2 का डिटर्मिनेंट 2 लो और जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो, रो बाई कॉलम करो या रो बाई रो करो। ठीक है, इसके अलावा कॉलम बाई रो भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कॉलम बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन चारों तरीक़ों से हो जाएगा। तो अगर मैं कॉलम बाई कॉलम करूँ, पहला कॉलम और पहला कॉलम, तो मिलेगा A1 L1 प्लस A2 L2। क्या किया मैंने, पहला कॉलम सेलेक्ट किया दोनों का, फिर पहले वाले का पहला कॉलम, दूसरे का दूसरा कॉलम, तो A1 M1 प्लस A2 M2 ऐसा हो जाएगा। बाकी तुम खुद लिखना। और ये मैंने कॉलम बाई कॉलम कर दिया था यहाँ पे, है ना, हाँ कॉलम बाई कॉलम किया हुआ है। ठीक है, ऐसे कॉलम बाई रो भी हो जाएगा। पहले वाले का कॉलम सेलेक्ट करें, पहले वाले का कॉलम एंड दूसरे वाले का रो, वैसे भी मल्टीप्लिकेशन इसका पॉसिबल है। तो ये आपने डिफरेंस एक समझ लिया। मैट्रिक्स जैसे मल्टीप्लाई होते थे बिल्कुल वैसे भी हो जाएगा, और जैसे हमारे उनके अलावा भी बाकी जो 3 पॉसिबिलिटी बचता है वैसे भी हो जाएगा। तो तुम ऐसे याद रखो कि भाई जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता था वैसे ही कर देंगे हम लोग। ठीक है, रो बाई कॉलम लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। अब इस पर मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पे, डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े ट्रिकी होते हैं। मतलब सीधा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, दो डिटर्मिनेंट दे के उनको मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, क्योंकि वो बहुत ईजी है। उल्टा क्वेश्चन होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिटर्मिनेंट हमारे सामने लिखा होगा, उसको मुझे 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट में क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। इस पहला एग्जांपल जो हमने नोट किया है, थर्ड ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है यहाँ पे, और इसको बोला है फैक्टराइज करो। ठीक है, मतलब इसको जो भी इसके जितने फैक्टर हम लोग बना पाए फैक्टराइज करना है। तो हम ऐसे सोचेंगे कि कैसे इसको 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट में स्प्लिट किया जाए, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। एडिशन का फॉर्म नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, क्योंकि एडिशन के फॉर्म में फिर फैक्टराइजेशन संभव नहीं है। ठीक है ना, अगर मैं इसको अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिखूँ और सबको अलग अलग सॉल्व करूँ, तो समथिंग प्लस समथिंग, समथिंग प्लस समथिंग ऐसे, तो इसको फिर फैक्टराइज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे सोचूंगा कि कैसे इसको 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जाए। ठीक है, तो अब ये मुझे हिंट कैसे मिलेगा। ठीक है, देखो एक चीज़, जब भी क्वेश्चन में तुम्हें कभी ऐसा 3-3 एलिमेंट का, अगर तुम ध्यान से देखो 3-3 एलिमेंट का सम दिखे हर एक एलिमेंट में, तो मे भी, मतलब ये एक लाइन ऑफ थिंकिंग ऐसा हो सकता है। ये जो अब जैसे पहला जो है 3 है ना, 3 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 को वी कैन राइट 1 + 1 + 1। मतलब ये एक लाइन ऑफ थिंकिंग हो सकता है। यहाँ से मुझे हिंट मिल जाएगा कि कैसे कभी 3-3 एलिमेंट का सम लिखा हुआ है, तो मे भी कि ये 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन हो थर्ड ऑर्डर का। थर्ड ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट, थर्ड ऑर्डर का दूसरा डिटर्मिनेंट, उसको मल्टीप्लाई करके ये मिलना चाहिए। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस ही होगा। देखो कैसे, पहले हम लोग एक ही एलिमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, जो पहला है, जो 1 1 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये तो 4 तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, रो बाई कॉलम, कॉलम बाई रो, या कॉलम बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, है ना। कैसे हमें सोचना है, तो ये कम्प्लीटली हमारी चॉइस है। मैं तो आपको ये बोलूँगा कि रो बाई कॉलम ही लेके चलो आप, जैसे मैट्रिक्स में होता था वैसे ही, लाइक मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलो ऐसे लेके चलते हैं। मतलब पहले मुझे रो सेलेक्ट करना है और दूसरे वाले का कॉलम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं 1 1 1 रख लेता हूँ। ठीक है, ये कैसे सोचा मैंने यार, 1 × 1 + 1 × 1 + 1 × 1, ऐसा 3 चाहिए मुझे। ठीक है, ये मिल गया। अब उसके बाद ये दूसरे वाले एलिमेंट के बारे में सोचेंगे, एक एक एलिमेंट वाइज सोचना है। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहे हैं, रो बाई कॉलम, तो मुझे यहाँ कॉलम में क्या लिखना है ये सोचना है, क्योंकि
रो बाई कॉलम कर रहे हैं हम लोग, तो दूसरा कॉलम मुझे चाहिए इसके लिए। तो ए बी सी है, 1 इंटू ए हो गया, 1 इंटू बी हो गया और 1 इंटू सी हो गया। देखो मल्टीप्लाई करो, ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। उसके बाद अब इसके बारे में सोच लो, ए क्यूब चाहिए तो यार 1 इंटू ए क्यूब ही करना पड़ेगा, तो ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब लिख दिया। ऐसा करने से जो हमारा सेकंड वाला डिटर्मिनेंट है वो तो पूरा बन गया, पहला वाला डिटर्मिनेंट अभी अधूरा है, इसके बारे में सोचें। तो अब ये वाले एलिमेंट पे आ जाओ, ए प्लस बी प्लस सी कैसे मिले, ये मिलेगा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम लेके। तो फर्स्ट कॉलम तो हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है 1 1 1, ए प्लस बी प्लस सी चाहिए तो यहाँ पे ए बी सी होना चाहिए, सही है। बाकी और सेट हो रहा है क्या, देखो जो दूसरा रो दूसरा कॉलम उठाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल जाएगा। दूसरा रो और तीसरा कॉलम उठाएंगे तो ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस सी पावर 4 मिल जाएगा, सही है। इसके बाद इस वाले एलिमेंट पे फोकस करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का सम चाहिए। तो ये कैसे मिलेगा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट कॉलम तो हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है 1 1 1, ए स्क्वायर कैसे मिलेगा, ए स्क्वायर इंटू 1, ऐसे बी स्क्वायर रख दिया सी स्क्वायर रख दिया। अब देखो सेट कर लो, मल्टीप्लाई करके पूरा देखो तो ये मिल गया तुम्हें। तो इसको डील करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन ये जो दोनों डिटर्मिनेंट में स्प्लिट किया मैंने, ये स्पेशल काइंड ऑफ डिटर्मिनेंट है जिसका वैल्यू हमें ऑलरेडी क्या रहता है, याद रहता है। अब अगर तुम्हें याद हो 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर, ये वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू आता था ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। और 1 ए क्यूब स्क्वायर की जगह पे अगर क्यूब हो गया तो ये तीनों टर्म तो रहेंगे ही, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। इसके अलावा ए प्लस बी प्लस सी आ जाता है, ठीक है। तो फाइनल जो हमारा आंसर हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया फैक्टराइज, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे अभी नेक्स्ट वाले लेक्चर में ऐसे और भी एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके।